बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आशा करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे और बिल्कुल अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो हम एक नया बैच सुपर टेट के लिए लेके आ रहे हैं, जिस बैच में हम मैथमेटिक्स की जो पोर्शन है जिसकी बात हम लोग करेंगे। तो ये जो सुपर टेट का बैच होगा ये आपका एक बहुत ही अच्छे लेवल पे क्वेश्चन तो खैर अच्छे लेवल पे कराते ही हैं। सबसे अच्छी बात इसमें ये होगी कि जितने भी पोर्शन हैं इन सभी पोर्शन को बहुत अच्छे तरीके से पूरा करा के और जो आने वाली वैकेंसी है इस वैकेंसी में आप लोगों को निश्चित सफलता दिलवाने का हम पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखिए इस सिलसिले में हमारी जो गैलेक्सी इंस्टीट्यूट है ये एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही बढ़िया समय पर एक बैच सुपर टेट का लेके आई है। और इस सुपर टेट के बैच के लिए जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम लोग चीजें रख रहे हैं वो आज मैं आपको मैथ के बारे में थोड़ी सी बात समझाता हूं। तो देखिए जो मैथ की बात करते हैं तो वैसे तो आप सब लोग जानते होंगे कि सुपर टेट और यूपी टेट में जो मैथ का सिलेबस है एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होने के साथ साथ इस पार्ट में जो क्वेश्चंस होते हैं खासकर मैथमेटिक्स में बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। एकदम इतना आसान मैथ होता है इसमें कि आप ये समझिए कि वो सारे क्वेश्चंस आपको एकदम गिफ्ट करती है कमीशन, है ना। तो एक बहुत सिंपल सा चैप्टर आज मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा, बाकी सारी चीजें तो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। एक सिंपल सा चैप्टर आज आपके सामने मैं रखता हूं, इसके कंसेप्ट को, इसके क्वेश्चंस को और कुछ ऐसी बातें जो शायद आप पहले से जानते होंगे या उसमें थोड़ा सा हम इंप्रूवमेंट करके समझ जाएंगे, है ना। तो देखिए टाइम एंड डिस्टेंस एक टॉपिक है जिसे हम लोग हिंदी में समय तथा दूरी बोलते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस एक ऐसा टॉपिक है जो 3 टॉपिक को कैरी करता है, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉब्लम ऑफ ट्रेन्स और एक टॉपिक होता है बोट एंड स्ट्रीम, जिससे क्वेश्चंस कभी कभी आपको पूछ लिए जाते हैं। तो टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर शुरू करने से पहले एक कंसेप्ट होता है, एक थ्योरी होता है। इस थ्योरी को हमें जरा जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ बेसिक बातें अगर हम नहीं जानते हैं तो सारे क्वेश्चंस करने में दिक्कत होता है। और ये इतना बेसिक बात है कि शायद आप सब लोग जानते भी होंगे, तो किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आ सकती है। कंसेप्ट ये है कि जैसे टाइम एंड डिस्टेंस का जो नाम रखा गया है समय और दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस, तो टाइम और डिस्टेंस का आपस में क्या रिलेशन होता है, इसी रिलेशन को हम इस चैप्टर में डिस्कस करते हैं। चाहे क्वेश्चन ट्रेन से रिलेटेड हो, चाहे बोट एंड स्ट्रीम का हो, है ना, या प्रॉपर आपका टाइम एंड डिस्टेंस का हो, इन सभी चैप्टर्स में जो हमारा मेन फोकस होता है वो समय और दूरी से रिलेटेड होता है। अब इसके लिए आप लोगों को बचपन से एक थ्योरी पढ़ाया जाता है, एक बचपन से एक थ्योरी आप लोगों को पढ़ाया गया होगा। क्या पढ़ाया गया होगा मैं समझाता हूं, थोड़ा ध्यान से इस बात को आप जानना। आप सबको एक बात बचपन से बताई जाती है कि एक फॉर्मूला होता है जिस फॉर्मूला को हम लोग कहते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, चाल बराबर दूरी बटे समय। समय को क्या बोलते हैं, मान लीजिए टाइम लिखते हैं, है ना। हिंदी में अगर हम इसी क्वेश्चन को लिखते हैं तो हम लोग हिंदी में लिखते हैं समय बराबर समय, सॉरी अगर हम हिंदी में इसी बात को लिखेंगे तो हम लिखेंगे चाल बराबर दूरी बटे में समय, है ना। अब हमें जैसा जरूरत होता है हम इसे चेंज करते रहते हैं, है ना। समय के अनुसार हम इसे क्या कर देते हैं, चेंज करते हैं। क्लियर है बात ना, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। ठीक है भाई, तो देखो ये चाल बराबर दूरी बटा समय का जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट दरअसल क्या है कि अगर हम किसी डिस्टेंस को किसी टाइम में ट्रेवल करते हैं, है ना, किसी डिस्टेंस को किसी पर्टिकुलर टाइम में कवर करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में जो दूरी और समय का रिलेशन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं, दूरी कहते हैं ना, स्पीड। स्पीड मतलब चाल।
है ना। तो अगर कभी भी आपको डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन, बस यही मेन बात यही है कि डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन ही हमें इसमें पढ़ना होता है। अब एक और बात इसमें आता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सा होता है और आप लोग इस बात को जरूर जानते होंगे सब लोग, है ना, कि आपको एक फॉर्मूला इसमें आता है जिसे हम लोग कहते हैं स्पीड, मतलब जो चाल है, अगर ये किलोमीटर प्रति घंटा में दिया जाए, है ना, तो हम इसे मीटर प्रति सेकंड में कैसे निकालेंगे। क्यों? क्योंकि जो स्पीड होता है वो किलोमीटर प्रति घंटा में भी आता है और मीटर प्रति सेकंड में भी आता है। तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि अगर किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर पर सेकंड लिखा हुआ है तो हम इसे चेंज किस प्रकार करते हैं, और यही चेंज करने का जो तरीका होता है, इसी तरीके को हम लोग इसमें पढ़ते हैं ना। तो कैसे चेंज करते हैं मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लीजिए अगर किलोमीटर की बात करें तो आप सब लोगों को पता होगा कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, तो आप कहोगे 1 किलोमीटर में 1000 होता है, यही तो कहोगे। 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, तो आप कहोगे 1000 मीटर होता है। और बटे में अगर हम घंटे को रखते हैं तो 1 घंटे में आप सब लोग जानते हो कितना मिनट होता है, 60 मिनट। 1 घंटे में कितना मिनट, 60 मिनट। और 1 मिनट में कितना सेकंड, 60 सेकंड। तो अगर हम 60 से डिवाइड करते हैं तो ये डिस्टेंस हो गया मीटर में, टाइम किस में हो गया, मिनट में। लेकिन अगर हम इसमें 60 का गुणा कर दें तो 60 का गुणा किस में आ जाएगा, सेकंड में आ जाएगा ना। जो किलोमीटर में दूरी था उस दूरी को हमने क्या बना दिया, मीटर में। जो घंटा है, टाइम है, इस घंटे को किस में बदल दिया, सेकंड में। सेकंड में कैसे बदला, हमें पता है 1 घंटे में होता है 60 मिनट और 1 मिनट में होता है 60 सेकंड। तो देखिए ये 2 जीरो तो कट गए, 2 जीरो तो कट गए। 2 जीरो कटने के बाद आप ध्यान से देखेंगे तो ये 2 से 3 बार कटेगा और ये 2 से 5 बार कटेगा। मतलब ये कितना हो गया, 5/18। तो ये 5/18 वाला जो कंसेप्ट है ये क्या कहता है, 5/18 वाला कंसेप्ट ये कहता है कि किसी भी डिस्टेंस को, स्पीड को, किसी भी स्पीड को अगर हम किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं तो कितने का गुणा करना पड़ेगा, 5/18। 5/18, ये 5/18 कहां से आया, अभी समझाया हूं आपको। तो अगर किसी भी स्पीड को, चाल को अगर किलोमीटर प्रति घंटे से हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलना होता है तो कितने का गुणा करना है भाई, गुणा करना है हमें 5/18 से। 5/18 से बात समझ में आ रही है सबको, यह बात क्लियर हो रहा है कि 5/18 का गुणा हम क्यों करते हैं, क्यों मल्टीप्लीकेशन इसमें 5/18 का होता है। आप सबको ये बात समझ में आई होगी, है ना, कोई प्रॉब्लम, दिक्कत तो नहीं आ रही है, ठीक है। उसी प्रकार अगर स्पीड मीटर पर सेकंड में है, स्पीड किस में है, मीटर पर सेकंड में है, तो मीटर पर सेकंड से अगर हमें किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना हो तो आप सबको पता है अब हम क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। मतलब 18 में किसका डिवीजन कर देंगे, 5 का, है ना, 18/5 का। तो 18/5 का अगर हम गुणा कर देते हैं तो ये किस में बदल जाता है, ये बदल जाता है किलोमीटर प्रति घंटे में। किस में बदल जाता है जी, किलोमीटर प्रति घंटे में। बात क्लियर है। तो देखो सबसे पहले हमने जो बात सीखी है, ये बात क्या सीखी है कि अगर आपको स्पीड किलोमीटर प्रति घंटे में दिया जाए तो किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए क्या करते हैं, हम 5/18 का गुणा करते हैं। और अगर स्पीड मीटर प्रति सेकंड में दिया जाए तो मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए किसका गुणा करेंगे, हम गुणा करेंगे 18/5 का। आशा करते हैं ये बात आप सबको समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई दिक्कत हुई होगी तो तुरंत बताएंगे, है ना। बिल्कुल आसान सी बात आपको समझा रहा हूं, एकदम आराम से इस बात को समझना है। किसी को दिक्कत हो रहा होगा तो तुरंत बताना, है ना, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हो रही होगी, है ना। अब जरा आप ध्यान से एक बात देखो, जैसे मान लीजिए पहली बात जो हमने सीखी वो ये सीखी कि जो स्पीड होता है, चाल होता है, इस चाल को
किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम किसका गुणा करते हैं? तो आप कहोगे हम उसमें कितने का गुणा करते हैं? 5/18 का, 5/18 का। दूसरी बात हमने सीखा कि अगर मीटर प्रति सेकंड से स्पीड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तो हम किसका गुणा करेंगे? 18/5 का। याद रहेगी बात ना? ठीक है, सिंपल सी बात है। अब देखो इसको थोड़ा सा समझते हैं बात को। जैसे मान लीजिए अगर आपसे कोई कहे कि 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक बस चल रही है या एक कार चल रही है, किस स्पीड से? 54 किलोमीटर पर आवर, है ना। अगर मान लीजिए इस स्पीड को मुझे मीटर पर सेकंड में लिखना हो तो जब हम मीटर पर सेकंड में लिखेंगे तो अब आपको पता है ना सबको क्या करना है, हमें मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? हम 54 में 5/18 का गुणा कर देंगे। तो 18 से देखिए कितनी बार कट जाएगा? 3 बार। और आंसर कितना आ गया? आंसर आ गया 15 मीटर पर सेकेंड, है ना। ये बड़ा सिंपल सी बात है, लेकिन इसे जानना भी बहुत जरूरी है कि अगर किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो हम किसका गुणा करते हैं? 5/18 का, 5/18 का। तो अपना आंसर आ गया। अब मान लीजिए कोई आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि एक स्पीड है 15 मीटर पर सेकंड और 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड को अगर किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो किलोमीटर प्रति घंटा में इसको हम कैसे बदलेंगे? ये भी बात बताया था आपको। क्या करेंगे हम लिख लेंगे 15 और फिर इसमें कितने का गुणा करेंगे? 18/5 का। तो देखो 5 से कितनी बार कट जाएगा? 3, है ना। और आंसर कितना आ जाएगा? 54 किलोमीटर पर आवर। ये दोनों मैंने आपको सेम दिया जिससे आपको बात समझ में आ जाए, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। जैसे मान लीजिए अगर ये 10 मीटर पर सेकंड होता तो अब आप डायरेक्ट जल्दी से कर सकते हो। सब लोग क्या करते? आप इस 10 में गुणा कर देते, कितने का? 18/5 का, है ना। मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर में बदलने के लिए किसने का गुणा करते हैं हम? 18/5 का। तो देखो 5 से कट जाएगा 2 बार और 18 गुणे 2 कितना हो जाएगा? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ये बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब इस बात को एक बार रिवाइज करते हैं कि अगर स्पीड हमें किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया है तो उसे मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदलेंगे? क्या गुणा करेंगे? तो आप कहोगे 5/18 का गुणा कर देंगे तो मीटर प्रति सेकंड बदल जाएगा। अगर स्पीड अपनी मीटर प्रति सेकंड में है तो जब हमें इसे किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तो किलोमीटर प्रति घंटा के लिए हम किसका गुणा करते हैं? तो आप कहोगे 18/5 का, 18/5 का। बात समझ में आई है? ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है बात, ये कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना भाई? चलिए बहुत बढ़िया बात है। तो अब एक बार हम ध्यान से कुछ और बातों को सीखते हैं, समझते हैं और फिर आगे बात करते हैं, ठीक है। तो देखो मैंने कुछ क्वेश्चन इसमें आपके प्रीवियस ईयर जो आए हुए क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को देखते हैं। तो एक बार जरा ध्यान से हम इसे अगर देखें तो एक बार जरा ध्यान से इस बात को देखते हैं ना, एक बार अच्छे से समझना इस बात को। जरा ध्यान से देखो, आपको कहा गया कि अ पर्सन ट्रेवल अ सर्टेन डिस्टेंस। ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं, इनको करने में बिल्कुल परेशानी नहीं होती है। ये कहा गया कि अ पर्सन ट्रेवल अ सर्टेन डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर, है ना। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तथा 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है ना। एंड रिटर्न एट ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। फाइंड हिज एवरेज स्पीड इन होल जर्नी। कुल यात्रा में उसकी औसत चाल बताएं। तो कुल यात्रा में जब हम औसत चाल बताएंगे तो औसत चाल जरा ध्यान से देखो कैसे बताएंगे। एक बार जरा ध्यान से देखते हैं कि औसत चाल हम कैसे बताते हैं, ठीक है।
तो देखो बहुत ही सिंपल सा तरीका है, एक बार ध्यान से आप देख लो, बस एक बार में आपको बात समझ में आ जाएगी, है ना। देखना मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए अगर स्पीड हमें दिया गया है किलोमीटर प्रति घंटे में, जाने का भी और आने का भी, तो कभी ऐसा मत करना कि एवरेज स्पीड के लिए दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देना। ये एवरेज नहीं है, औसत नहीं है। औसत जो हम पढ़ते हैं कुल दूरी, मतलब टोटल अपॉन में नंबर ऑफ टर्म्स, सम ऑफ टर्म्स अपॉन में नंबर ऑफ टर्म्स, तो वो अलग बात है। ये क्या है? ये है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का क्या मतलब होता है? तो एवरेज स्पीड को अगर हम बेसिक तरीके से करें तो औसत चाल या एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो जब हम टोटल डिस्टेंस करते हैं और टोटल टाइम से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? एवरेज स्पीड। ये बेसिक कंसेप्ट है। लेकिन मैं आपको बताता हूं एक बहुत सिंपल कंसेप्ट है ना, आप उतना डिटेल क्यों सोचोगे, ध्यान से समझना। देखो अगर वो व्यक्ति 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया था तो हमने उसकी स्पीड लिख ली 15 किलोमीटर। वापस आया था वो 10 की स्पीड से तो हमने लिख लिया उसकी स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। ऐसा लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ठीक है। अब देखो दोनों स्पीड हमने लिख लिया, तो इन दोनों स्पीड का एलसीएम ले लेते हैं। तो देखो 15 और 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 15 और 10 का एलसीएम आ जाएगा कितना आ जाएगा भाई? 30 आ जाएगा, है ना। तो देखो 15 और 10 का हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम कितना आ गया? 30 आ गया। जब ये एलसीएम 30 आया तो हम थोड़ी देर के लिए ये मान लेते हैं कि यही अपना सर्टेन डिस्टेंस है। ध्यान से सुनना, क्या मान रहे हैं हम लोग? थोड़ी देर के लिए हम लोग मान ले रहे हैं कि यही अपना सर्टेन डिस्टेंस है। अगर यही सर्टेन डिस्टेंस होता 30 किलोमीटर का, तो एक व्यक्ति अगर 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता, 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता, तो 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसको कितना समय लगता? तो आप कहते कि अच्छा 30 किलोमीटर जाना है, 15 की स्पीड है, तो कितने घंटे लग जाएंगे भाई? तो आप कहोगे 2 घंटे लग जाएंगे। कितने घंटे लग जाएंगे? 2 घंटे लग जाएंगे। अब मान लो वो गया है 30 किलोमीटर तो आएगा भी 30 किलोमीटर। तो जब 30 किलोमीटर आना हो उसे और स्पीड है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो बताओ कितना समय लग जाएगा उसको? तो उसको समय लग जाएगा 3 घंटे। कितना समय लग जाएगा भाई? 3 घंटे। समझ में आई बात? अब जब हम एवरेज स्पीड निकालेंगे, औसत चाल निकालेंगे, तो औसत चाल या एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो अब जरा सोचना और बताना, अगर कोई आदमी 30 किलोमीटर गया और 30 किलोमीटर आया तो कुल दूरी कितना चला? 30 किलोमीटर गया और 30 किलोमीटर आया तो कुल दूरी कितना चला? तो आप कहोगे 30 गया 30 आया मतलब 60 किलोमीटर गया। तो टोटल डिस्टेंस हो गया 2 गुणे 30। 2 गुणे 30 क्यों किया, समझ में आया सबको? क्योंकि वो एक बार 30 गया था और एक बार 30 आया था। तो अगर कुल दूरी हमें निकालना है तो क्या करेंगे? 2 गुणे 30। और टोटल टाइम कितना है? 2 घंटा जाने में लगा, 3 घंटा आने में लगा। तो 2 3 कितना हो गया? 5 घंटा। 5 कैसे आया? 2 घंटा जाने में लगा, 3 घंटा आने में लगा। तो कितना समय लग गया उसको? 5 घंटा। हो गया काम खत्म। तो देखो 5 से डिवाइड कर दें कितना आ जाएगा? 6। और 6 गुणे 2 कितना आ जाएगा? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी अपना जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? एक बार और सुनना। देखो एवरेज स्पीड के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आपको बहुत बार पूछे गए हैं ना। तो एवरेज स्पीड के क्वेश्चन जो होते हैं आपके एग्जाम में तो 2 का ही आता है, लेकिन और एग्जाम होते हैं एसएससी वगैरह के, उसमें 3 का भी आता है। तो इसके फॉर्मूले लिखे होते हैं कई किताबों में, 2xy अपॉन x प्लस वाई या 3xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस xz। मैं कह रहा हूं कि क्यों हमें फॉर्मूला पढ़ना, हमें कंसेप्ट ही तो सीखना है ना। तो कंसेप्ट से करते हैं। कंसेप्ट के लिए मैंने आपको क्या बताया कि अगर कोई व्यक्ति 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है, तो 15 और 10 का एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा? 30। कोई दिक्कत नहीं। ये जो एलसीएम आएगा हम एज्यूम कर लेंगे कि यही क्या है भाई? तो ये है अपनी डिस्टेंस, मतलब उस व्यक्ति को 30 किलोमीटर जाना है। तो अगर 30 किलोमीटर जाना होता और 15 की स्पीड होती तो कितना समय लगाता वो? 2 घंटे। अगर 30 किलोमीटर दूरी होती और 10 की स्पीड से आता तो कितना समय लगाता? 3 घंटे। अब हमें पता है कि जो एवरेज स्पीड होता है, औसत चाल होता है, ये औसत चाल होता है
टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो टोटल डिस्टेंस 30 किलोमीटर गया, 30 किलोमीटर आया, तो 30 और 30 कितना हो गया 60। तो टोटल डिस्टेंस हो गया 2 × 30। और टोटल टाइम तो भाई 2 घंटा जाने में 3 घंटा आने में, टोटल टाइम कितना लगा 5। 5 से डिवाइड कर दिया तो 2 × 6 आंसर कितना हो गया 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, कभी एवरेज स्पीड में ऐसा मत करना दोनों जोड़ के आधा कर दो और 12.5 आंसर लगा दो, ऐसा मत करना गलती। ठीक है, एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बात समझ गए होगे? ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? कोई भी प्रॉब्लम है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जब नहीं है तो बहुत आराम से समझते हैं। ठीक है, तो अब जरा हम लोग एक बार फिर से अगले प्रश्न पे आते हैं, जरा इसको सीखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न एक बार देखना। तो अगला प्रश्न है कि अ बॉय गोज टू हिज स्कूल एट अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। एक लड़का अपने विद्यालय 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तथा वापस 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है। तो आपको प्रश्न किया गया है कि कुल यात्रा में उसने 1 घंटे का समय लिया, है ना? लिखा गया ही टेक्स 1 आवर इन होल जर्नी। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन हिज होम एंड स्कूल। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन हिज होम एंड स्कूल। ठीक है ना? अब देखो मैं आपको बताता हूं, इतना आसान सा क्वेश्चन है, आराम से करते हैं। तो देखो, लड़का अपने घर से स्कूल गया 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, जब वापस आया तो किस स्पीड से आ रहा है भाई? 30 किलोमीटर की स्पीड से आ रहा है ना? तो उसे जाने और आने में कुल जो समय लगा वो समय कितना लगा? 1 घंटा लगा। ऐसा प्रश्न में दिया था। तो हमसे दूरी पूछा। आप देखो कितना आसानी से आप कर सकते हो इस प्रश्न को। देखो एक बार अगर हम 20 किलोमीटर प्रति घंटे और 30 किलोमीटर प्रति घंटे को लिख लेते हैं, है ना? तो इन दोनों का स्पीड 20 और 30 का स्पीड बताओ कितना हो जाएगा? 20 और 30 का स्पीड बताओ कितना हो जाएगा भाई? तो 20 और 30 का स्पीड का जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा? 60, है ना? कितना हो जाएगा? 60। अब देखो यहां पे वही पिछले प्रश्न वाली बात कर रहे हैं हम। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि उस लड़के के घर और स्कूल के बीच की दूरी कितनी है? 60 किलोमीटर, ऐसा मान लेते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि इतना ही होगा। तो अब देखो अगर 60 किलोमीटर स्कूल दूर होता, लड़का 20 की स्पीड से स्कूल जाता, तो जाने में कितना समय लगाता? तो आप कहते 3 घंटा लगाता, है ना? अगर 60 किलोमीटर की दूरी होती और 20 की स्पीड से लड़का गया होता तो कितने घंटे का समय लगता? 3 घंटे का। अब मान लो अगर वो लड़का 30 की स्पीड से वापस आ रहा है तो भाई स्कूल से घर की दूरी तो 60 ही है। 30 की स्पीड से अगर आएगा तो इसका मतलब उसे कितने घंटे लग जाएंगे? तो आप कहोगे 2 घंटे लग जाएंगे, है ना? तो देखो लड़के को अगर 3 घंटा जाने में, 2 घंटा आने में, यानी टोटल अगर 5 घंटे का समय लगा होता, ध्यान से सुनना ये बात, अगर लड़के को जाने और आने में टोटल 5 घंटे का समय लगा होता तो जो उसके घर से स्कूल के बीच की दूरी हम मानते वो कितना मानते? 60 किलोमीटर, है ना? ऐसा हम मानते। कब मानते? जब लड़के को 3 घंटा जाने में, 2 घंटा आने में, यानी कितना समय लगा होता? 5 घंटा। अगर 5 घंटा लगा होता तो हम कहते कि उसके घर से स्कूल के बीच की दूरी कितनी है? 60 किलोमीटर है, 60 किलोमीटर है। अब मान लीजिए ये जो टाइम है ये तो हमने अपने अकॉर्डिंग किया, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए कितना समय लगा भाई? 1 घंटा। अगर 1 घंटा ही लगा, अगर 1 घंटा ही लगा तो 5 घंटे से अगर हम कंपेयर करते हैं तो ये 1/5 गुना हो जाएगा, है ना? हमारे अनुसार तो 5 घंटा लगा था, लेकिन प्रश्न के अनुसार 1 घंटा ही लगा। तो 1 घंटा लगा मतलब समय कितना गुना है? 1/5 गुना। अगर समय 1/5 गुना तो ये जो दूरी माना है ये भी 1/5 गुना। तो आंसर कितना हो जाता? 12 किलोमीटर। कितना हो जाता? 12 किलोमीटर।
मीटर। यानी उस लड़के के घर से स्कूल के बीच की दूरी कितनी थी? 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर थी तो लड़का 1 घंटे में पहुंच जाता था, है ना? बात समझ में आई? एक बार और सुनना। देखो क्वेश्चन में कहा गया था कि एक लड़का अपने घर से विद्यालय 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, वापस आता है 30 की स्पीड में, है ना? तो कहा गया प्रश्न में कि तो कुल यात्रा में उसे 1 घंटे का समय लगा था। कितना लगा था? 1 घंटे का समय लगा था। अब आपसे देखो कहा गया कि उसके घर से विद्यालय की दूरी कितनी है, तो बता देते क्या दिक्कत है। मैंने क्या किया कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा का ले लिया एलसीएम। एलसीएम कितना आ गया? 60 किलोमीटर। अगर 60 किलोमीटर एलसीएम आया तो इस 60 किलोमीटर को हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि उस लड़के के घर से स्कूल के बीच की दूरी कितनी है? 60। अगर 60 किलोमीटर दूरी होती, 20 की स्पीड से लड़का स्कूल जाता तो कितने घंटे का समय लगाता? 3 घंटे का। अगर 60 किलोमीटर दूरी होती और 30 की स्पीड से वापस आता तो कितना समय लगाता? 2 घंटा। यानी 3 घंटा आने में, 2 घंटा जाने में, यानी 5 घंटे का समय वह लड़का लेता। कब लेता? 5 घंटे का समय कब लेता? जब दूरी होती 60 किलोमीटर, है ना? 60 किलोमीटर। अगर ये टाइम 5 की जगह 1 घंटा है, मतलब 1/5 गुना है। अगर ये 1/5 गुना है तो 60 से ये भी 1/5 गुना हो जाता और दूरी कितनी हो जाती? 12 किलोमीटर। दूरी कितनी हो जाती भाई? 12 किलोमीटर। बात समझ में आई थोड़ी? कोई दिक्कत नहीं ना? बात क्लियर है? कोई समस्या तो नहीं? ठीक है ना? चलो भाई, तो ये बात हो गई अपनी। अब अगली बात करते हैं, है ना? ध्यान से सुन। अगर अगली क्वेश्चन को हमें करना है तो हमें एक बेसिक कंसेप्ट सीखना है। देखो ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन को एकदम आराम से समझने की कोशिश करना। देखो क्वेश्चन में ये कहा गया कि 250 मीटर लॉन्ग ट्रेन रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 55 किलोमीटर पर आवर, in what time the train cross 520 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म। एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी 55 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। यह रेलगाड़ी 520 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर देगी, है ना? तो जरा सुनो, ये प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर देगी? क्वेश्चन तो बहुत आसानी से हम कर लेंगे, लेकिन हमें एक बात जानना है। क्या बात जानना है? सुनना ध्यान से। जैसे कोई रेलगाड़ी अगर किसी खंभे को पार करती हो या किसी व्यक्ति को पार करती हो, तो रेलगाड़ी किसी खंभे या व्यक्ति को जब पार करती है मतलब वह अपनी लेंथ को पार करती है, अपनी लेंथ को पार करती है। बात समझ रहे हो ना? जैसे देखो, मान लो अगर यह खंभा है ना? ये खंभा है, एक पोल है, खंभा है या एक व्यक्ति है और एक ट्रेन है। ये जब ये ट्रेन आ रही है और आते आते इसको पार करती है, तो आप जरा ध्यान से सोचना, ट्रेन पार कर रही है इस पोल को, तो पोल को पार करने में ट्रेन का ये इंजन सबसे पहले खंभे के सामने जाएगा, फिर वो ट्रेन आगे बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, लास्ट में जो गार्ड का डब्बा होता है वो इस पोल को या इस व्यक्ति को क्या हो जाएगा? पार करेगा। तो इस पोल को हम कब कहेंगे कि ट्रेन ने पार कर दिया? तो जब इंजन से शुरुआत होकर गार्ड के डब्बे तक की दूरी ट्रेन चल ले, तो इंजन से लेके गार्ड के डब्बे तक की दूरी को ही तो हम ट्रेन की लंबाई कहते हैं। तो किसी भी पोल या किसी भी व्यक्ति को पार करने का मतलब क्या हुआ कि वह रेलगाड़ी अपनी लंबाई को पार करे, है ना? लेकिन अब मान लीजिए कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म पे चल रही है, पार करी प्लेटफॉर्म को या किसी पुल को या किसी टनल को या किसी ब्रिज को, तो जब रेलगाड़ी किसी दूसरे रेलगाड़ी को या टनल को या प्लेटफॉर्म को या ब्रिज को पार करती है, इसका मतलब उसे अपनी लंबाई प्लस दूसरी लंबाई दोनों को पार करना पड़ता है ना? जैसे आप सोचो, मान लो एक रेलगाड़ी पुल पे चल रही है, तो जैसे ही रेलगाड़ी का इंजन पुल पे चढ़ा,
पुल पे चढ़ा तो रेलगाड़ी हम कहेंगे कि पुल पे आ गई। अब रेलगाड़ी का इंजन चलते 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 पुल के दूसरे छोर पे पहुंच गया, तो क्या हम ये कहेंगे कि पुल को पार कर गई? तो आप कहोगे नहीं। कब कहेंगे? जब रेलगाड़ी के गार्ड का डब्बा उस पुल के आखिरी छोर को पार कर जाए। तो ऐसी परिस्थिति में जो इंजन चला वो कितनी दूरी चला? पहले तो वो अपनी दूरी चला, फिर उसके बाद उस प्लेटफॉर्म की दूरी या उस ट्रेन की दूरी या उस टनल की दूरी को पार करना पड़ेगा। तो यहां हमें ध्यान क्या रखना होता है? ये तो बात ज्ञान की हो गई है ना, ध्यान क्या रखना है ये सुनना। कोई भी रेलगाड़ी जब किसी व्यक्ति को, पर्सन को या किसी भी दूसरे खंभे को पार करती है, मतलब अगर वो अपनी लंबाई पार करेगी तो उसको पार कर जाएगी। लेकिन अगर कोई रेलगाड़ी किसी दूसरे रेलगाड़ी, किसी ब्रिज, किसी टनल या किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, मतलब अपनी लंबाई प्लस उस दूसरे वाले पार्ट की लंबाई दोनों को पार करती है। बात समझ गए ना? बहुत सिंपल सी बात है। तो जैसे मान लीजिए अगर ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन में हमें ये दिया गया है कि 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, ये 520 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो पार करने में इसे टोटल कितना दूरी चलना पड़ेगा? तो आप कहोगे अच्छा ये प्लेटफॉर्म भी पार कर रही है, तो प्लेटफॉर्म को पार करने का मतलब क्या बताया? ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, है ना? ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो जो टोटल डिस्टेंस यहां हो जाएगा, जो ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, इस टोटल डिस्टेंस को हम लोग क्या कहेंगे भाई? तो टोटल डिस्टेंस को हम लोग कहेंगे ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो हम इसे क्या लिख लेंगे? 250 मीटर प्लस 520 मीटर। तो देखो ये कितना हो जाएगा भाई? ये हो गया 770 मीटर। तो ट्रेन को कितना दूरी चलना पड़ेगा? 770 मीटर दूरी चलना पड़ेगा। बात क्लियर है ना? कोई डाउट तो नहीं आ रहा है? अब देखो उसके बाद, अब इस ट्रेन की स्पीड भी हमें पता है। तो जब स्पीड पता है, डिस्टेंस बताना है, तो हमें क्या बताना? समय ही तो बताना है, टाइम ही तो बताना है। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है बताओ? टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यही तो होता है। समय बराबर दूरी बटे, समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे में चाल, है ना? यही तो होता है। फॉर्मूला लिखा था ना, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो समय लिखना हो तो क्या हो गया? दूरी बटे में स्पीड। ठीक है, बात कोई परेशान करने वाली नहीं है। ठीक है, तो अब देखो डिस्टेंस अपने पास आ चुका है। डिस्टेंस कितना है? 770। अगर डिस्टेंस 770 है तो स्पीड कितनी है? स्पीड भी तो पता होनी चाहिए। स्पीड पता है क्वेश्चन में, कितनी स्पीड है भाई? स्पीड है 55 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जरा ध्यान से सुनना, ये क्या है? 55 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर ये किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसके लिए दूरी क्या होना चाहिए था? मीटर में, किलोमीटर में होना चाहिए। अगर स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा है तो डिस्टेंस किस में होना चाहिए? किलोमीटर में, है ना? बात समझ में आ रहा है? अगर ये डिस्टेंस मीटर में है तो स्पीड को किस में होना चाहिए? मीटर प्रति सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड में। तो याद करो, अभी पढ़ा था, क्या पढ़ा था? कि अगर स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में है और इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो इसके लिए हम कितने का गुणा करते हैं? 5/18 का। अभी याद है? अभी की बात थोड़ी देर पहले शुरुआत में किया था कि स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का गुणा करते हैं, और मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर में बदलने के लिए 18/5 का गुणा करते हैं। समझ गए ना? ठीक है, तो अब इसे सॉल्व कर लेते। कैसे सॉल्व करेंगे? तो सॉल्व करेंगे बिल्कुल आसानी से। देखो कैसे करते हैं भाई। तो सॉल्व करने के लिए देखो हम जैसे नॉर्मल कैलकुलेशन करते हैं वैसे ही करेंगे। ये हो गया 770। देखो ये 18 का गुणा ऊपर हो जाएगा, बटे में क्या आ जाएगा? 55 गुणे में 5, 55 गुणे में 5। तो देखो 11 से कट गया ये 5 बार में, 11 से कट गया ये 7070 बार में। समझ में आ रही बात? 5 से फिर कट गया कितनी बार में? 14 बार में। समझ में रहे हो ना? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, तो अब देखो हम इसे गुणा कर लेते, क्योंकि अब तो 5 से नहीं कटेगा। तो 18 गुणे 4 कितना होता है? 72। बचा कितना? 7। 18 एकम 18 और 7 कितना होता है? 25। यही तो होता है, कोई दिक्कत नहीं ना? देखो 18 गुणे 4 72, बचा 7। 18 एकम 18 और 7 कितना हो जाएगा? 25 बटे में 5, बटे में 5। जब हम 5 से इसे डिवाइड करेंगे तो 5 गुणे 5 हो जाएगा 50। अब 2 में भाग जाएगा नहीं तो 0 लगा देंगे, और 5 गुणे 4 कितना हो जाएगा?
20। तो आंसर कितना हो गया जी? 50.4 सेकेंड। यही होगा ना? ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत हो तो जरूर बताएंगे। तो इसमें दिक्कत है नहीं, है ना? देखो, अगर कोई रेलगाड़ी, मैंने क्या समझाया आपको, अगर कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करता है, किसी भी व्यक्ति को पार करता है या किसी खंभे को पार करता है, मतलब वो अपनी लंबाई प्लस दूसरे की लंबाई दोनों को पार करता है। इसके अगेंस्ट में अगर कोई रेलगाड़ी किसी दूसरी रेलगाड़ी को या प्लेटफॉर्म को या ब्रिज को या टनल को पार करता है, तो उसे अपनी लंबाई प्लस दूसरे की लंबाई दोनों को पार करना पड़ता है। ठीक है बात ना? कोई दिक्कत तो नहीं इस बात में? ठीक है। तो यहां पर जो रेलगाड़ी थी वो 250 मीटर लंबी थी, प्लेटफॉर्म था 520 किलोमीटर। तो रेलगाड़ी को टोटल दूरी कितना चलना पड़ेगा? तो 720 मीटर, है ना? अब हमें बताना था टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस भी पता था, स्पीड भी पता था, लेकिन डिस्टेंस मीटर में पता था, स्पीड किलोमीटर प्रति घंटे में था। तो किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदल लिया, और जब मीटर प्रति सेकंड में बदल लिया तो ये छोटा सा सॉल्यूशन है, कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें। समझ रहे हो बात सब लोग ना? ठीक है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं ना? समझ आ रही बात सबको? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको समझ में आ गया तो देखो कितनी अच्छी बात है। अब आप एक बार ध्यान से इस बात को फिर से समझना, है ना? ध्यान से हम फिर से समझते हैं एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये सब ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको देखते ही आंसर कर देते हैं ना। देखते ही आंसर करने का मतलब क्या होता है कि क्वेश्चन देखा और आंसर लगा दिया। लेकिन ये तरीका कब डेवलप होगा? ये तरीका तब डेवलप होगा जब आपके पास बेसिक कंसेप्ट हो, तभी डेवलप हो पाएगा, है ना? तो देखो, आपसे कहा गया कि वॉकिंग 5/4 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड अ पर्सन रीचेज 12 मिनट अर्ली टू हिज डेस्टिनेशन प्लेस। फाइंड द टाइम टू कवर दैट डिस्टेंस एट यूजुअल स्पीड। एक व्यक्ति अपने सामान्य चाल के 5/4 चाल से चलता है तथा अपने गंतव्य पर 12 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। उस दूरी को सामान्य चाल से तय करने में लगने वाला समय बताएं, है ना? तो देखो हम इसे कैसे करते हैं, जरा ध्यान से सुनना। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, लेकिन मैं पहले डिटेल बताता हूं जिससे आपको समझ में आए बात। देखो जरा, हमने एक फॉर्मूला लिखा था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला लिखा था मैंने, ये सब आप जानते होंगे, चाल बराबर दूरी बटा समय। अब आप अगर ध्यान से इस बात को समझोगे तो आपको एक बात मिलेगी कि स्पीड और डिस्टेंस का रिलेशन क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है। क्या मतलब इस बात को कि अगर समय को हम कांस्टेंट कर दें तो अपनी स्पीड जब बढ़ाएंगे तो डिस्टेंस भी हम ज्यादा दूरी चल लेंगे, है ना? और अगर हमने स्पीड ज्यादा किया, डिस्टेंस भी ज्यादा ट्रेवल किया, तो हम क्या कहेंगे कि स्पीड जो होता है वह डिस्टेंस से क्या होता है? समानुपाती होता है, प्रोपोर्शनल बोलते हैं इसे, है ना? मतलब अगर हम समय को कांस्टेंट कर दें तो स्पीड और डिस्टेंस एक साथ बढ़ेगा या एक साथ घटेगा। जैसे मान लो आप घर से कहीं जाते हो, कोचिंग जाते हो या कुछ भी घूमने फिरने कहीं जाते हो, तो मान लो अगर आप घर से कोचिंग आने में 1 घंटे का समय लेते हो, है ना? लेकिन अगर आपने अपनी स्पीड यूजुअल स्पीड से बढ़ा दिया तो अगर 1 घंटा लगातार चलते आओगे तो क्या होगा? कोचिंग से आगे कहीं दूसरी जगह पहुंच जाओगे ना? उसी प्रकार अगर आपने अपनी स्पीड को कम कर दिया तो 1 घंटे में आप कोचिंग नहीं पहुंच पाओगे। बात समझ रहे हो ना? दूसरी बात आपको यहां से समझ में आनी चाहिए, ध्यान से देखो, स्पीड का जो रिलेशन है वो टाइम के अपोजिट है। टाइम के क्या है? अपोजिट है। मतलब अगर हम डिस्टेंस को कांस्टेंट कर दें, दूरी को क्या किया हमने यहां पे? कांस्टेंट ले लिया। तो जब दूरी को कांस्टेंट लिया, स्पीड बढ़ाएंगे, मान लो जैसे घर से कोचिंग की दूरी तो कांस्टेंट ही है ना, तो ये कांस्टेंट है। अगर आप स्पीड बढ़ा दोगे तो जल्दी पहुंच जाओगे कोचिंग में, अगर आपने स्पीड कम कर दिया तो कोचिंग आने में आपको समय ज्यादा लग जाएगा। तो स्पीड और टाइम का रिलेशन जो होता है वो होता है उल्टा।
और स्पीड के साथ डिस्टेंस का रिलेशन होता है एकदम प्रोपोर्शनल, है ना। इसको हम बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। स्पीड का जो रिलेशन टाइम से है वो क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, अपोजिट है ना। स्पीड बढ़ाओगे तो टाइम कम हो जाएगा, स्पीड कम करोगे तो टाइम बढ़ जाएगा। कब, जब आपने डिस्टेंस को कांस्टेंट कर दिया तो, है ना। अब आते हैं इस प्रश्न के बारे में। जैसे देखो प्रश्न में कहा गया कि वॉकिंग 4/5 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड। तो पहले मैं इसको भी डिटेल समझाता हूं, बाकी डिटेल कोई करेगा नहीं, सीधा आंसर कर देता है। तो देखो अगर हम स्पीड का रेशियो देखें, स्पीड का रेशियो मान लो देखते हैं, तो स्पीड का रेशियो कितना है, 4। 5/4 का मतलब अगर पहले वो 4 की स्पीड से चलता था तो अब किसी स्पीड से चलेगा भाई, अब 5 की स्पीड से चलेगा। अगर वो व्यक्ति पहले 4 की स्पीड से चलता था तो अब किस स्पीड से चलेगा, 5 की स्पीड से, है ना। ये पहले का था, यूजुअल स्पीड था 4, तो अभी प्रेजेंट में किस स्पीड से चल रहा है, 5। तो अब मान लीजिए अगर स्पीड का रेशियो हमें पता है तो क्या हम टाइम का रेशियो बता सकते हैं। तो अभी आपको मैंने बताया बिल्कुल बता सकते हैं। अगर हम टाइम का रेशियो देखते तो क्या हो जाता, उल्टा हो जाता। उल्टा होने का मतलब क्या होता है, 1/5 और 1/4। लेकिन आप लोग तो रेशियो पढ़े हो गए ना, तो रेशियो आपको पता है कि भिन्न में नहीं होना चाहिए, तो यहां पे हम उल्टा इसको गुणा कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 4 और 5। ठीक है। देखो ये क्यों बताया आपको, क्योंकि आपको बेसिक बात बताया। जब आप पेपर एग्जाम में जाओगे तो ये जो काम हमने किया है थोड़े करेंगे, ये काम नहीं करेंगे। क्या करेंगे, अगर स्पीड 5 से 4 हुआ तो टाइम 4 से 5 लगेगा, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना। अगर स्पीड पहले 4 था अब 5 हो गया, तो पहले टाइम अगर 5 लग रहा था तो अब क्या हो जाएगा, 4 लगेगा। समझ रहे हो बात ना, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही मन में। ठीक है, तो स्पीड अगर 4 से 5 हुआ तो टाइम अपना 5 से 4 हो जाएगा। यानी पहले अगर हम 5 मिनट में पहुंच रहे थे तो अब कितने मिनट में पहुंच जाएंगे, 4 मिनट में। यानी हमने कितना कम समय लिया, 1 यूनिट। 1 के बराबर 1 यूनिट अगर समय होता, 1 मिनट 1 घंटा होता, तो हम कहते कि यूजुअल चाल से जाते, अपने सामान्य चाल से जाते तो 5 मिनट में पहुंच जाते। लेकिन आपसे प्रश्न में कहा कि वह 12 मिनट जल्दी पहुंच गया। 12 मिनट जल्दी पहुंचने का मतलब कितना गुना, 12 गुना, 1 से 12 गुना। तो जो उसको समय, यूजुअल समय लगता, वो 5 से 12 गुना ज्यादा कितना लगता, 60 मिनट। कितना समय लगता भाई, 60 मिनट। ठीक है, समझ में आई बात। देखो डिटेल बताया हूं, शॉर्ट बताता हूं, अभी कभी डिटेल कोई नहीं करेगा। ठीक है, ध्यान से देखो। स्पीड का रेशियो कितना था, 5/4। 5/4 मतलब ओरिजिनल स्पीड अगर उसका 4 था तो अभी कितना चल रहा है, वो 5 की स्पीड से। अगर स्पीड का रेशियो 4 से 5 है तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, 5 से 4। 5 से 4 का मतलब कितना कम समय लगा। सोचो अगर कोई व्यक्ति पहले 5 मिनट में घर पहुंचता था, अब 4 मिनट में पहुंचने लगा, तो कितना जल्दी पहुंचा, 1 मिनट। 1 मिनट की जगह अगर ये 12 मिनट दिया गया, घंटा दिया गया, कुछ भी दिया गया, तो 1 की जगह ये 12 है, तो जो ओरिजिनल टाइम था 5 से कितना हो जाएगा, 12 गुना ज्यादा, 60 मिनट। 60 मिनट में वो क्या था, पहले पहुंचता था। अगर पूछा जाता अब कितने देर में पहुंचेगा, तो 4 गुणे 12 कितना हो जाता, 48। तो फिलहाल हमसे प्रश्न में क्या पूछा, उस दूरी को सामान्य चाल से तय करने में लगने वाला समय बताएं। तो क्या आंसर लगा के आओगे आप, 48 लगाओगे, 60 लगाओगे, 48 लगा दोगे तो गलत हो जाएगा। क्यों 48 क्यों है, 48 आंसर होता जब यूजुअल स्पीड से ना जाके नए स्पीड से जाता, मतलब अब 5/4 से, तो 5/4 से जाता तो टाइम 48 होता, लेकिन सामान्य चाल से तय करेगा तो कितना समय लगेगा, 60 मिनट। तो देखो ये तो मैंने कंसेप्ट बताया, अब बताता हूं आपको एग्जाम में करने का तरीका। सुनो जरा, एग्जाम में क्या करो, एग्जाम में इतना थोड़े लिखना है आपको। एग्जाम में देखो क्या लिखोगे, एक बार ध्यान से सुनना। ये आपको दिया गया ना, 5/4 स्पीड से चल रहा हो। देखो स्पीड या तो बढ़ाएगा या घटाएगा, दो ही चीज कर सकता है। सामान्य स्पीड रखेगा तो एक प्रश्न बनेगा नहीं। स्पीड या तो वो बढ़ाएगा या घटाएगा। अगर स्पीड बढ़ाएगा तो समय कम लगेगा, और अगर स्पीड कम कर देगा तो समय ज्यादा लगेगा। सिंपल सी बात है। तो जो भी स्पीड करे, वो चाहे बढ़ाए घटाए, हमें कोई टेंशन नहीं।
जितना समय वो कम या ज्यादा लेगा, जैसे यहाँ पे 12 मिनट वो क्या लिया, जल्दी पहुंचा था, तो इससे आप इसके न्यूमरेटर को, अंश को गुणा करना। तो न्यूमरेटर देखो कितना है 5, तो 5 गुणे में 12 कर दोगे, चाहे बढ़ाए चाहे घटाए कोई दिक्कत नहीं। तो जो भी समय देगा उससे अंश को गुणा करना है और उसके बाद अंश और हर के अंतर से डिवाइड कर देना। तो 5 और 4 का अंतर कितना हो जाएगा, 1, 1 से डिवाइड कर दिया, आंसर कितना हो गया 60 मिनट। ये हो गया भाई, बात खत्म सीधा। ठीक है, क्या किया बताओ, मैंने आपको समझाया कि कोई भी व्यक्ति या तो अपने स्पीड को बढ़ा देगा या स्पीड को घटा देगा। अगर स्पीड बढ़ाएगा तो जल्दी पहुंच जाएगा, स्पीड घटा देगा तो बाद में पहुंचेगा, यही तो अंतर होगा। तो चाहे स्पीड बढ़ाए चाहे घटाए, दोनों कंडीशन में सेम काम करना है आपको। क्या करना है, क्या करना है बताओ, जो समय दिया जाएगा उस समय से अंश को गुणा कर देना और अंश और हर के अंतर से डिवाइड कर देना, बस और कुछ नहीं करना। तो देखो 12 5 कितना हो जाता है 60, और 5 और 4 का अंतर कितना हो गया 1, तो 60 को 1 से डिवाइड कर दिया, आंसर कितना लिख दिया 60। समझ में आई बात। ये मैंने डिटेल आपको इसलिए बताया कि मान लो आपको कंसेप्ट भी जानना हो तो भाई कंसेप्ट भी जान लो, है ना। तो कंसेप्ट अगर हम जानते हैं तो कंसेप्ट वाले से भी कर लेते हैं, कंसेप्ट नहीं जानना हो तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, डिटेल डायरेक्ट आंसर कर लेते हैं। चलो भाई, तो अब एक बार हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन का, है ना। ये देखो बड़ा बेहतरीन टाइप का क्वेश्चन है, इस प्रश्न को हम लोग समझते हैं, थोड़ा करने की कोशिश करते हैं। तो एक बार अगर आप प्रश्न पढ़ोगे तो प्रश्न में लिखा हुआ है कि अ पर्सन कवर 5/18 ऑफ हिज टोटल जर्नी बाय ट्रेन, है ना, 7/20 बाय बस and 4/15 of total journey by car, remaining 665 meter on foot. Find the total distance. कुल दूरी बताएं, है ना। देखो एक बार, एक व्यक्ति कुल यात्रा का 5/18 भाग रेलगाड़ी से जाता है, 7/20 भाग बस से जाता है और 4/15 भाग की यात्रा वो कार द्वारा तय करता है। ठीक है भाई, अब उसके बाद भी शेष बच गया, तो शेष बच गया उसको कह रहा है कि कितने से तय करता है, 665 मीटर पैदल जाता है, जो शेष बच गया उसको पैदल चलता है। ठीक है भाई, चलने दो, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको बताना है कि कुल दूरी कितना है, कुल दूरी कितना है। अब देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर वो किसी भी कोई भी पर्सन अगर मान लीजिए किसी दूरी को 5/18 भाग चला, चाहे ट्रेन से जाए बस से जाए, हमें क्या करना, गया तो गया, चाहे वो कार से जाए 7/20 भाग या 4/15 भाग, यही तो 3 भाग गया, यही तो 3 भाग गया, कोई दिक्कत थोड़ी इस बात में। तो हम एक बार जोड़ लेते हैं सबको कि वो गया कितना, पहले यही चेक कर लेते हैं। तो हम इनको क्या करते हैं, इनको आपस में जोड़ देते हैं, इनको क्या करते हैं आपस में जोड़ देते हैं, है ना। तो जोड़ने के लिए देखो हमने क्या किया, तीनों पार्ट को जोड़ दिया। अब जोड़े अगर तो 18, 20 और 15 का अगर हम एलसीएम देखें तो आपको थोड़ा बहुत तो जरूर याद होगा, नहीं याद है तो एलसीएम एससीएम तो पढ़ेंगे ही, है ना। तो 18, 20 और 15 का जो एलसीएम हो जाएगा कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, है ना। देखो एलसीएम निकालने का तरीका क्या है, एलसीएम निकालने का तरीका है कि ये 18, 20 और 15 को हम ऐसे लिख लेंगे, है ना। अब देखो जैसे छोटे बच्चे निकाल रहे ना, मैं वैसे ही आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम इसको अभाज्य संख्याओं से भाग करते हैं, प्राइम नंबर से भाग करते हैं। तो प्राइम नंबर से अगर भाग करते हैं तो 18 और 20 2 से कटने वाले हैं, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 ही होती है। तो 2 से कितनी बार जाएगा, 9 बार, और 2 से ये कट गया 10 बार, 15 नहीं कटेगा, तो 15 नहीं कटेगा तो लिख लेंगे। अब देखो उसके बाद 3 से कटने वाले हैं 2, तो 3 से कट रहा है, 3 से 3 बार, 10 नहीं कटेगा तो लिख लेंगे 10 को ऐसे ही। 3 से ये कितनी बार कट जाएगा, 5 बार में कट जाएगा। समझ में आ रही बात। अब देखो उसके बाद 5 से काटते हैं तो 5 से 3 नहीं जाएगा, लेकिन 5 से 10 2 बार, 5 से 1 बार, ठीक है। अब 1 2 3 आपस में को प्राइम है। को प्राइम का मतलब क्या होता है, सह अभाज्य, वो पढ़ेंगे बाद में कि को प्राइम का मतलब क्या होता है। तो जब ये को प्राइम होते हैं तो इनको आगे करने की जरूरत नहीं होती। एलसीएम कितना हो गया, 2 × 3 6, 6 × 5 30,
3 छके कितना हो गया 18, 180। तो एलसीएम कितना आ गया अपना 180। जब एलसीएम आ गया तो देखो 18 से 10 बार जाएगा, 10 गुणे 5 कितना हो जाएगा 50। 20 से कितनी बार जाएगा 9 बार, तो 9 साते 63। और 15 से कितनी बार जाएगा, तो 15 से 12 बार जाएगा, 12 गुणे 4 कितना हो गया 48। देखो बात समझ में आई सबको। ये भिन्न का जोड़ था, है ना, भले टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है लेकिन ये है क्या, भिन्न का जोड़। इसीलिए हम पहले नंबर सिस्टम पढ़ते हैं जिसमें भिन्न पढ़ लेते हैं और भिन्न का फिर जोड़ घटाना गुणा भाग सब सीखने के बाद उसके बाद हम इन चीजों को समझते हैं, है ना। चलो तो देखो सबसे पहला काम, इनके तीनों हर का एलसीएम लिया। हर का एलसीएम लेने के बाद जरा ध्यान से सुनना क्या क्या किया हमने। 18 से 10 बार गया तो 10 5 50, 20 से 3 बार गया, सॉरी 9 बार गया तो 9 7 63, और 15 से 12 बार गया तो 15 गुणे 4 कितना हो जाएगा 12 गुणे 4 48। ठीक है बात ना। अब देखो अगर हम इन सब को जोड़ते हैं तो हर तो हो गया अपना 180। यहां देखो 8 और 3 कितना होता है भाई 11, 6 4 10 5 15 और 1 कितना हो गया 16। यही तो हुआ, जोड़ दिया, कोई दिक्कत थोड़े है। तो देखो कैसे जोड़ा, 8 और 3 कितना हो गया 11, 4 6 10 5 15 और 1 16। यानी कुल दूरी अगर 180 थी तो उसमें से वो कितना ट्रेवल कर लिया है 161, है ना 161। अब उसे और कितना दूरी चलना है। अगर 180 मीटर कुल दूरी मान लें, 161 मीटर कोई व्यक्ति चल गया तो और उसे कितना चलना है, तो आप कहोगे अच्छा उसको और 19 मीटर ही तो चलना है। 180 मीटर पे घर है, 161 मीटर हम चल गए तो और कितना बचा 19 मीटर, है ना। 19 मीटर उसको और चलना होता तो बात होती कि कुल दूरी 180 मीटर थी, लेकिन 19 मीटर की जगह जरा ध्यान से देखो उसको कितना पैदल चलना पड़ा 665। कितना चलना पड़ा 665। तो कितना गुना है 19, जरा चेक करो। 19 से भाग करते हैं तो 19 तिया कितना होता है 57, और 19 पांचे कितना होता है 95। तो 19 मीटर की जगह अगर ये 665 मीटर चला मतलब 35 गुना ज्यादा चला। जब ये 35 गुना ज्यादा चला मतलब जो कुल दूरी 180 मीटर है ये भी 35 गुना क्या हो जाएगी ज्यादा हो जाएगी। तो देखो जरा गुणा करके कितना हो जाएगा, तो 0 से 0 हो गया, 18 पांचे 90, 9 बचा, 18 तिहाई 54, 54 और 9 कितना हो जाएगा 63। लेकिन ये आंसर किस में है मीटर में, और अपना ऑप्शन किस में दिया किलोमीटर में। तो 1000 से डिवाइड कर देते आंसर कितना आ जाता 6.3 मीटर। 6.3 मीटर। बात समझ में आई सबको, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन हमें दिखने में लगा कि टाइम एंड डिस्टेंस का है, बिल्कुल है, लेकिन इसको करने के लिए हमें फ्रैक्शन की बातों को जानना जरूरी है, भिन्न की बातों को। तो हमने क्या किया कि जितना पार्ट वो चला था सबको जोड़ दिया। कौन कौन सा पार्ट चला था 5/18, 7/20 और 4/15, सबको जोड़ दिया। जोड़ने के बाद ये आ गया 161 बाई में 180, मतलब 180 मीटर में से 161 मीटर तो वह व्यक्ति चल गया, तो उसे और कितना चलना है, तो उसे चलना है 19 मीटर। अगर वो 19 मीटर चलता तो हम कहते कि दूरी 180 मीटर होता, लेकिन 19 की जगह वो 665 मीटर चला था। ये प्रश्न में दिया था, है ना, ये देखो ये दिया था। तो 665 मीटर 35 गुना है 19 से, तो टोटल दूरी जो हमने माना है वो भी 35 गुना हो जाएगा, और 35 गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 6300 मीटर, 6300 मीटर। लेकिन चूंकि ऑप्शन अपना किलोमीटर में है ना, ऑप्शन अपना किस में किलोमीटर में है, तो जो ऑप्शन किलोमीटर में है तो कोई दिक्कत नहीं, हम किलोमीटर में बना देते हैं। समझ में आई बात, कोई प्रॉब्लम दिक्कत तो नहीं ना, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है। देखिए ये बात तो एक बहुत सिंपल सी बात है जो हम लोगों ने सीखा। इसके अलावा अभी बहुत सारे और भी क्वेश्चंस होते हैं, मेथड होते हैं जो हमें सीखना होता है। अब उसके बाद हम इस पूरे टॉपिक को, ये जो भी टॉपिक होगा सारे मैथ के सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, पढ़ेंगे और एक एक स्टेप करके आगे बढ़ते हैं। ये 5 क्वेश्चन बस ऐसे ही जनरल आपको समझाने के लिए थे, दिखाने के लिए थे, लेकिन जब हम मिलेंगे तो हम हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे और
इस बात की पूरी गारंटी हम आपको देते हैं कि अगर आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो हमारे संस्थान से एक सफल विद्यार्थी बन के आप जरूर निकलेंगे। और आपकी सफलता के लिए हम यहाँ मेहनत कर रहे हैं, और जितनी अच्छे तरीके से आप मेहनत करेंगे आप जरूर सफल होंगे। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट सबको। और फिर उसके बाद हम लोग क्लास में जरूर मिलेंगे और फिर कुछ और नई बातों को सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद आपका।